हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3, जिसमें हमारे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। उसे आज हम कवर करके इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखेंगे रेट पे। ठीक है, जनरली जब भी हम रेट देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी कोई भी इक्वेशन होती है, हम उसको रेट का फॉर्मूला रेट लॉ से लिखते हैं के, ये वाला ए की कंसंट्रेशन और इसकी पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि रेट और रेट कांस्टेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन ये कहती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसकी उन्होंने 2 डिपेंडेंसी बताई है। एक को बोलेंगे हम अप्रोक्स डिपेंडेंसी, और दूसरे को हम करेंगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अप्रोक्स डिपेंडेंसी क्या बोलती है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट नियरली क्या हो जाता है, डबल। नियरली डबल, नियरली यहाँ मेन वर्ड है नियरली और जनरली। ठीक है, जनरली जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ठीक है, ये बोला था अप्रोक्स डिपेंडेंसी। पहले हम अप्रोक्स अच्छे से क्लियर करते हैं अप्रोक्स में क्या बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू नियरली। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो अगर T डिग्री सेल्सियस है, मान लो यहाँ पे अगर टेम्परेचर मेरा T डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो मेरा T + 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू टेम्परेचर। अगर एक T है तो दूसरा T + 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम स्टैंडर्ड देखना चाहें, स्टैंडर्ड हमारा कितना टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ K2/K1 = T। नीचे कितना आएगा टेम्परेचर 25, तो ऊपर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो जब तुम इसे केल्विन में सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा ना वो नियरली 2 और 3 के अप्रोक्स आएगा। तो जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना वो नियरली डबल या ट्रिपल होता है। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में रिलेशन। हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे। तो हम रिलेशन किसका देख रहे हैं, रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, के और टी का क्या रिलेशन है वो देख रहे हैं। तो अप्रोक्स डिपेंडेंसी में तो क्या बोला था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली डबल हो जाता है। तो यहाँ नियरली आया तो ये जस्ट अप्रोक्स डिपेंडेंसी है। तो अब हम बात करेंगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी की। किसकी बात करेंगे, एक्यूरेट डिपेंडेंसी। एक्यूरेट डिपेंडेंसी किसने दी थी, अर्हेनियस ने। ठीक है, अर्हेनियस ने, इसीलिए उसे अर्हेनियस इक्वेशन बोला जाता है। अर्हेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, वैसे भी। तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, K = A e EA/RT। ठीक है, ये होती है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, इस अर्हेनियस इक्वेशन को बिल्कुल रट्टा मार लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसकी जो मेन डेरिवेशन होती है वो +2 में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन याद रहना चाहिए, तुम्हें ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। K = A e EA/RT। यहाँ पे K हमारा है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। K हमारा रेट कांस्टेंट है, A मेरा अर्हेनियस फैक्टर, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इन 3 चीज में से कुछ भी दिख जाए मतलब वो एक ही बात कर रहे हैं, अर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं।
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ई हमारा एक्सपोनेंशियल है, ई ए, ये क्या होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारी एनर्जी की बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेंगे 8.314, ठीक है। और यहाँ पे T हमारा क्या है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं केल्विन में। तो जब भी तुम फॉर्मूले में पुट करोगे तो टेम्परेचर तुम्हें सेल्सियस में दे रखा होगा, उसे तुम केल्विन में चेंज करके फिर इस इक्वेशन में पुट करोगे। तो ये होगी तुम्हारी एक्यूरेट वाली डिपेंडेंसी, एक्यूरेट वाली डिपेंडेंसी जिसे अर्हेनियस ने दी थी। अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन बताया था कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में बनाना चाहूँ तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ। तो इस तरीके से हम देखा है हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसी की बात करेंगे कोलिजन थ्योरी से समझ के, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कहाँ से आई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोलिजन थ्योरी, ठीक है। जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तभी जाकर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, ए और बी जब टकराएगा या फिर 2A, दो मॉलिक्यूल ए के दो मॉलिक्यूल बी के, तो वो जाके क्या बनाएगा 2AB, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनाएगा, ऐसे रिएक्शन होएगी हमारी। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ए और सारे के सारे बी ही टकराएंगे और वो देंगे, ठीक है। तो इसमें हम मेन ध्यान रखते हैं इफेक्टिव कोलिजन की, ठीक है। किसकी बात रखते हैं, इफेक्टिव कोलिजन की, कि जो हमारी कोलिजन इफेक्टिव है, मतलब जो जो अच्छे से टकराए हैं वो ही जाके प्रोडक्ट बनेंगे। अभी इफेक्टिव कोलिजन हम दो तरीके से देखते हैं, एक ओरिएंटेशन बेस, ठीक है, एक हम देखेंगे ओरिएंटेशन बेस, और दूसरा हम और एक हम देखेंगे एनर्जी के बेस पे, एनर्जी बैरियर के बेस पे, ठीक है। ओरिएंटेशन का बेस पे क्या हो गया कि मॉलिक्यूल जो है उनके ओरिएंटेशन अगर एक दूसरे की तरफ है तो वो अच्छे से इफेक्टिव कोलिजन देंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एनर्जी बैरियर बेस पे हम क्या, यहाँ पे हमारा होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लो कोई रिएक्टेंट है, यहाँ मान लो ऐसे रिएक्टेंट है, इसे प्रोडक्ट में चेंज होना है, ठीक है, रिएक्टेंट है इसे प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो इसे कुछ क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर क्रॉस करके जानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, जब ये इसको क्रॉस करेगा तभी जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसको एनर्जी मिली हुई है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी कितनी होती है हमारी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसे इतनी एनर्जी मिली हुई है। तो ये जो बची हुई एनर्जी है इसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर उसे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल होगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये किसके इक्वल होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से हम ये एक जनरल सा चीज याद रख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ से हम एनर्जी बैरियर का इसका प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, कोलिजन थ्योरी में ही बोला गया है कि जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी में एक प्रोफाइल देखेंगे कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी तो यहाँ पे जाके हमारे प्रोडक्ट बनता रहेगा, ठीक है। तो मान लो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो फ्रैक्शन ऑफ कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, कुछ की इतनी थी, कुछ की इतनी थी, और एक टाइम आया जो सबसे मैक्सिमम इतनी थी, ठीक है। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी यहाँ तक होगी
उसके बाद हमारी डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ जाके मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जितने मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे ना, वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये वाले मॉलिक्यूल होंगे वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रखे होंगे। ठीक है, तो अगर ये तो था मान लो सिंपल टी टेम्परेचर पे, अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें देखो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए ना, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, तो ये था मेरा T + 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक प्लॉट बनाती हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देती हूँ, तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो भी मुझे नियरली ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोलिजन थ्योरी के बेस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके बेस पे मेरे को एक जनरल सा क्या आता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, इसको FOM से लिखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E - EA/RT। ये एक रिलेशन होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाती हूँ तो मेरा एक क्या आता है, कांस्टेंट, और यही होता है मेरा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर E - EA/RT। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ या लॉन में, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग बेस E की वैल्यू, एक्सपोनेंशियली वैल्यू इतनी नहीं पता होगी, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, लॉग में। तो इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आता है, क्या था हमारा फॉर्मूला, K = A e⁻ -EA/RT, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोनों साइड लॉन लगा दूं, सबसे पहले तो एक होता है ln और एक होता है log। ये लॉन बेस E होता है, ये log बेस 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, log बेस E में। ठीक है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी, ln बेस E से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मेरा ln K, और इसके आगे मैं अगर ln लगा दूं तो हो जाएगा A e⁻ EA/RT। ठीक है, ये तो ln K ऐसे ही चलेगा, इनको खोल दो, मल्टीप्लाई में है ना ये दो चीज A और E, तो ये ln A + ln B हो जाएगा। तो ये ln A + ln E - EA/RT। ठीक है, तो ये हो गया ln K = ln A, log और E आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -EA/RT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक और, इससे हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर मैं इसे अभी मुझे ln K इनको भी नहीं निकालना आता, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, log बेस 10 में। तो अगर ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो log बेस 10 में होगा। तो सबको क्या कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो होगा 2.303 log K = 2.303 log A। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया, इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, और साथ में क्या था, -EA/RT, ये था ना। अब मुझे क्या करूँ, ये 2.303 दोनों पूरे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो पूरे से, तो क्या बचेगा मेरा, log K = log A। ठीक है, -EA/2.303 RT। तो ये मेरी हो गई एक फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे ये, और इसके बीच में हमारी आई थी ln K = ln A - EA/R, ये आई थी ना, EA/RT, ये आई थी, ये आई थी, ये आई थी। ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो किसके बीच में, ln K और 1/T के बीच में। ठीक है, तो y = mx + c। ठीक है, तो मेरा इंटरसेप्ट होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे ln A होगा, और मेरा -EA/R क्या है, स्लोप है, माइनस है, डिक्रीजिंग है, तो मुझे पता है डिक्रीजिंग स्लोप ऐसे आएगी, और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, -EA/R। ठीक है, तो हम स्लोप से, अगर तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए पूछ ले, तो हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बेस पे मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो बनेगा मेरा log K और 1/T के बीच में, तब मेरा ग्राफ की जो वही सेम
y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ इंटरसेप्ट है और डिक्रीजिंग है, तो इसमें मेरा स्लोप आएगा EA अपॉन माइनस ए अपॉन 2.303 r, ठीक है। तो बस ये फर्क होता है दोनों में, ये log बेस e है, ये log बेस 10 है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से, अगर मुझे क्वेश्चन में मान लो 2 टेम्परेचर गिवन है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, तो अब हम देखेंगे कि अगर मुझे 2 टेम्परेचर गिवन है तो मैं कैसे करूंगी। तो अभी हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये थी हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगी, एक बार K1 T1 ले लूंगी, क्योंकि हमें पता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ही होता है मेन, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं ले लूंगी log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। दूसरा मैं ले लूंगी log K2 log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगी, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूंगी। यहाँ तक क्लियर है, मैंने K1 कर लिया, T1 कर लिया, K2 कर लिया और T2 कर लिया, ये मेरी 2 इक्वेशन बन गई। तो मैं अब क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तुम इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अब क्या आएगा log K2 माइनस K1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखती हूँ, log K2 माइनस log K1, ये तो हो गया इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो a माइनस a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दिस माइनस दिस कर रहे हो तुम, ठीक है। तो इक्वल में ना, हाँ इक्वल में माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, पहले हम ये कर रहे हैं ना 1/T2, बाद में कॉमन ले लेंगे, पहले करके ठीक है ना, T2 माइनस दिस ये कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस एक पहले था, माइनस एक इसका है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई ए अपॉन में वही 2.303 RT1, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया। मतलब log K2 माइनस K1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log K2 बाई K1, ठीक है। माइनस वाले को डिवाइड करते हैं, प्लस होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचा 1/T1, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1/T2। तो ये हो गया हमारा फाइनल वाला फॉर्मूला। जब मुझे 2 टेम्परेचर गिवन होंगे, 2 रेट कांस्टेंट गिवन होंगे, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन से हम यहाँ से चले थे और यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको मैंने K1 T1 K2 T2, फिर इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड को फर्स्ट से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा ये आंसर है, ठीक है। इसको लिखने का एक और फॉर्मेट भी है, ठीक है, इसको लिखने का एक और फॉर्मेट भी है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R, और इन दोनों का क्या आएगा, मल्टी वो करेंगे तो एलसीएम T1 T2 और ऊपर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 log K2 बाई K1, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो तुम जनरली देख सकते हो इस इक्वेशन से कि K को इंक्रीज करने से, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ही किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। तो इसके बाद हमें एक छोटा सा इसका जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट वाला, और उसके बाद हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, वो 2 टॉपिक देखेंगे, फिर इसे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है ना,
तो जब हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, उससे एज इट इज बाहर निकल जाता है। कैटलिस्ट लास्ट में प्रोडक्ट बनने के बाद एज इट इज बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब हम इसका प्रोफाइल देखेंगे, मान लो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, और जब मैं क्या करूंगी विद कैटलिस्ट करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है पहले इतना टाइम लग रहा था प्रोडक्ट बनने में और अब इतना ही टाइम लगा प्रोडक्ट बनने में। ये वाला क्या है विद कैटलिस्ट और ये वाला कैसा है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना है। तो देखो इसने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होएगी उतना जल्दी ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा। तो इसका मेन काम यही होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का, कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, कम करेगा तो बैरियर कम हो जाएगा, तो एक अल्टरनेटिव पाथ दे देगा उसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन थ्योरी में हम बात कर चुके हैं ना कि दो मॉलिक्यूल है आपस में रिएक्ट करेंगे, जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वही, जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वही रियल मायने में माना जाएगा कि उसी से ही प्रोडक्ट बना है। सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते, जो इफेक्टिव होते हैं वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। तो हमारे यहाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डिनोट किससे करते हैं, Z से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, K इज इक्वल टू AE माइनस EA/RT, ये होता था ना। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू ZAB, AB जो बना है कोलिजन होने के बाद A से A प्लस B, AB जो बना है वो, और यहाँ पे वही सेम EA/RT। बस ये था। यहाँ पे हम ओरिएंटेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एग्जांपल देके समझाया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि मान लो कोई रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है और यहाँ पे आने वाला जो अटैकर है, न्यूक्लियोफाइल है, वो भी कैसा हो, नेगेटिव, और जिस पे अटैक कर रहा हो वो भी क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो ये फ्रंट अटैक ना करके बैक से अटैक करके रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट से अटैक करता है तो उसमें अच्छे से नहीं होएगा कोलिजन, और जब बैक से अटैक करेगा तो अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये हम आगे ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बस मैंने तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देके बता दिया जो बुक में दिया हुआ था। तो यहाँ पे ये होता है, और यहाँ पे एक स्टेरिक फैक्टर का भी लास्ट में बात करी गई है कि एक स्टेरिक फैक्टर होता है, उसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का पता लग जाता है। तो ये थे हमारे 3 फॉर्मूले जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके इसके ये तो हमारा सारा हो गया। और हमने क्या क्या पढ़ा है, एक अभी जो पढ़ा हमने लॉग के वाला, ठीक है। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA/2.303 RT, ठीक है। एक हमने ये रिलेशन देखा, ये रिलेशन देखा, ये दोनों रिलेशन देखे, ठीक है। मेन तुम्हारा ये है, इसको तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे, देन वैल्यूज पुट करोगे और फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट बन चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट कोई चैप्टर उठाएंगे। तो थैंक यू।